मैक्सिकन कार्टेल्स का नाम सुना है कभी? ये दुनिया के सबसे क्रूर, शक्तिशाली और खतरनाक आपराधिक संगठनों में से एक माने जाते हैं, जिनकी क्रूरता की कोई हद नहीं है। ये कई बार अपने दुश्मनों, गद्दार, सुरक्षा बलों और कभी-कभी आम नागरिकों को मारने के लिए भी बेहद निर्मम तरीका अपनाते हैं और मारकर उनकी बॉडीज को खुलेआम सड़कों, पब्लिक प्लेसेस पर लटका देते हैं ताकि दहशत बनी रहे। इन कार्टेल्स के पास मिलिट्री ग्रेड के हथियार होते हैं, जैसे मशीन गन, बख्तरबंद गाड़ियां और कई बार ड्रोन भी। ये राजनेता, सेना, पुलिस, बिजनेसमैन को खुलेआम धमकाते हैं। वैसे तो इन कार्टेल्स का मेन काम ड्रग तस्करी का है, मगर लंबे समय से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन मतलब जबरन वसूली, ऑयल चोरी और किडनैपिंग भी करते आ रहे हैं और ये अमेरिकन बॉर्डर तक फैले हुए हैं। हमने मैक्सिकन कार्टेल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन इसलिए दी क्योंकि घूम फिर कर ही सही, लेकिन आज का हमारा केस इनसे लिंक है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां सैन डिएगो शहर के साउथ में स्थित है ओटे मेसा। ये अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर तिजुआना शहर की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। ओटे मेसा को एक आम इलाका समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक फेमस इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रीजन है, जिसे ओटे मेसा पोर्ट ऑफ एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये सीमा पार करने का प्रमुख क्षेत्र है। यहीं CBX यानी क्रॉस बॉर्डर एक्सप्रेस ब्रिज भी है, जो सैन डिएगो से तिजुआना हवाई अड्डे तक पैदल जाने वाले यात्रियों को जोड़ता है। ओटे मेसा शुरू से ही इंडस्ट्रियल पार्क, मालवाहक ट्रकों की आवाजाही और गोदामों के लिए फेमस है, लेकिन नवंबर 2010 में यहाँ कुछ अनयूजुअल हो रहा था। 3 नवंबर 2010 की बात है। सुबह के लगभग 4:47 हो रहे थे। मार्कस हॉलोवे पिछले 20 मिनट से ओटे मेसा की सैटेलाइट इमेज देख रहे थे, जो वो अक्सर किया करते थे। स्क्रीन पर मैक्सिमम चीजें बाकी दिनों की तरह आम दिख रही थीं। खाली सड़कों पर इक्का दुक्का ट्रक, खाली पार्किंग और शांत क्षेत्र, मगर कुछ था जो उन्हें खटक रहा था। दरअसल सैन डिएगो में एक गोदाम के जमीन के नीचे से बेतहाशा गर्मी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। बॉर्डर से होते हुए हीट वेव्स तिजुआना की तरफ मुड़ रही थी और ये सब जमीन से लगभग 40 फीट नीचे हो रहा था। लगातार हो रही बिजली की खपत की वजह से ये हीट वेव्स बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। हॉलोवे पिछले करीब 3 साल से अरेलानो फेलिक्स पर नजर रखे हुए थे। अरेलानो फेलिक्स एक कार्टेल था, जिसे तिजुआना कार्टेल भी कहते हैं। ये मैक्सिको के सबसे शक्तिशाली ड्रग कार्टेल के रूप में जाना जाता था। साथ ही ये कार्टेल सबसे क्रूर भी था। 1980 से लेकर 2000 तक अरेलानो कार्टेल का दबदबा था। मैक्सिको से लेकर पूरे अमेरिका, मारिजुआना और दूसरे कई देशों में भी इस कार्टेल ने ड्रग, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थ सप्लाई किए थे। इस संगठन को 7 भाई और 4 बहन यानी एक फैमिली द्वारा चलाया जाता था, जिसमें बेंजामिन, रामोन और राफेल प्रमुख थे। और इस कार्टेल ने अपने अवैध धंधे को दुनिया भर में फैलाने के लिए जमीन के अंदर कई सुरंगें खोद रखी थीं, जिनसे होकर ड्रग सीमा के उस पार पहुंचता था। किसी भी कार्टेल की सुरंगों को देखने जाएं तो ये कोई मामूली गड्ढा नहीं होता, बल्कि एक टेक्निकल प्रोजेक्ट होता है जिसमें लाखों डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। और कई एक्सपर्ट्स, माइनिंग इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के अलावा सैकड़ों मजदूर होते हैं। लेकिन आम सुरंगों के मुकाबले कार्टेल सुरंगों पर इनकम ज़्यादा होती है, क्योंकि पहला तो ये तेज़ी से बनाई जाती है और दूसरा खुफिया तरह से। इसलिए एक सुरंग पर लगभग $50,000 मिलते हैं, जो एक आम मजदूर के लिए तो कई साल की कमाई के बराबर है। अरेलानो फेलिक्स के रिकॉर्ड्स पर गौर करें तो उसने कुछ ही सालों में लगभग 12 सुरंगों का निर्माण करवाया था, जिनमें से 6 पर एजेंट्स को शक था और 6 को छापा मारकर बंद भी कर दिया गया था। मगर इस सुरंग में हॉलोवे ने जो पैटर्न नोटिस किया वो अरेलानो के पैटर्न से बहुत अलग था, इसलिए उसके दिमाग की घंटी बजी। दरअसल इससे कुछ रोज पहले ही हॉलोवे की टेबल पर एक फाइल आई थी, जिसके अनुसार ओटे मेसा के एक गोदाम में बिजली की खपत ज़रूरत से ज़्यादा हो रही थी, जबकि उस गोदाम को एक छोटे स्टोरेज गोदाम के रूप में रजिस्टर किया गया था। मगर बिजली का कंजम्पशन छोटी यूनिट की तरफ तो इशारा कर ही नहीं रहा था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इस गोदाम में ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, और हो ना हो ज़मीन के नीचे से निकल रही ये हीट वेव्स भी इसी से कनेक्टेड है। इसलिए सुबह करीब 5:14 पर हॉलोवे ने अपने सुपरवाइज़र को फ़ोन किया और कहा, एक टनल में कुछ सस्पिशियस हो रहा है। बस फिर क्या था, पूरी टीम एक्टिव हो गई। सुबह होते होते तो पूरे ऑपरेशन की परमिशन मिल चुकी थी और करीब 9:30 पर कॉन्फ्रेंस रूम में ब्रीफिंग शुरू हुई, जहां DEA यानी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
और बॉर्डर पेट्रोल के सुपरवाइजर मौजूद थे। इनके अलावा मैक्सिकन फेडरल पुलिस का एक ऑफिसर भी वहीं मौजूद था। हॉलोवे ने सभी को सैटेलाइट इमेजेस और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का ग्राफ दिखाया। ये सुरंग ओटे मेसा और तिजुआना के बीच में बनी हुई थी, जिसकी कुल लंबाई करीब 2100 फीट थी, मतलब इतनी बड़ी कि 7 फुटबॉल मैदान उसमें समा जाए। ये सुरंग इतनी खुफिया तरह से बनाई गई थी कि ऊपर से इसका कोई भी सुराग ढूंढ पाना इम्पॉसिबल था। इस सुरंग का एक गोदाम तिजुआना की तरफ था तो दूसरा ओटे मेसा की तरफ। तिजुआना वाले गोदाम को टीम ने कई महीनों से वॉच लिस्ट में रखा था, मगर कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ओटे मेसा वाले गोदाम के बारे में पता चला कि उसे करीब 14 महीने पहले नकली कंपनियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन वो भी बंद पड़ा है। अब जाहिर है सुरंग के अंदर क्या है ये पता लगाने के लिए टीम को दोनों गोदामों में छापा मारना होगा, ताकि अंदर छिपे शातिर भाग ना जाएं। इसलिए हॉलोवे ने दोनों तरफ से रेड का प्लान बनाया। मैक्सिकन ऑफिसर्स को तिजुआना की तरफ से धावा बोलने को कहा, जबकि अमेरिकी एजेंट्स को ओटे मेसा की तरफ से। रेड से पहले ही टीम को पता चला था कि अरेलानो फेलिक्स कैश के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अंदर ढेर सारा पैसा होने की संभावना थी, इसलिए ऑपरेशन देर रात को करने का प्लान हुआ। रात ठीक 10 बजे दोनों टीमों को अंदर जाना था। ये एक खुफिया ऑपरेशन होने वाला था, इसलिए मीटिंग खत्म करने से पहले हॉलोवे ने खास तौर से कहा कि इस रेड की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना कार्टेल या जो भी इस सब का मास्टरमाइंड है वो सतर्क हो जाएगा। मगर वो नहीं जानते थे कि बात तो बाहर जा चुकी है। खैर, अब आता है रेड का दिन, जब डीए अपनी लाइफ के सबसे रहस्यमय ऑपरेशनों में से एक को अंजाम देने वाली थी। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। 8 बड़े एजेंट्स को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चुना गया था। सभी बड़े बड़े केसों पर काम कर चुके थे। उन्हें ऑपरेशन की टाइमलाइन के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसके अनुसार उन्हें ठीक 10 बजे ओटे मेसा गोदाम में एंट्री प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एंट्री करनी थी। प्लान के मुताबिक एजेंट्स सही समय पर गोदाम में घुस जाते हैं। पुराना सा गेट, जंग लगी दीवारें और धूल फांकरा फर्श गोदाम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया। देखकर लग रहा था जैसे एजेंट्स फिजूल ही इस जगह की तलाशी कर रहे हैं, मगर उन्हें ऐसा नहीं लगा और वो दबे पांव फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हुए हर गोदाम की तलाशी लेने लगे। यहां कुछ भी अजीब नहीं था, मगर फर्श पर एक जगह ऐसी थी जो शक करने पर मजबूर कर रही थी। और जब वहां देखा तो सीढ़ियों की एक लंबी कतार सुरंग के अंदर जा रही थी। यह सुरंग का खुफिया एंट्री पॉइंट था। दूसरी तरफ तिजुआना वाले गोदाम से एंट्री करने वाली मैक्सिकन फेडरल फोर्सेज ने भी सेम प्रोसीजर अपनाया। दोनों टीमें रेडियो के जरिए टच में थीं, इसलिए हर एक इंफॉर्मेशन शेयर हो रही थी। इंटेलिजेंस से पता चला था कि सुरंग के अंदर बहुत कम लोग मौजूद थे, क्योंकि कार्टेल्स ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रखते थे, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने पर पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हर गेट पर मुश्किल से 1 या 2 गार्ड हुआ करते थे, और इस समय अंदर भी ज्यादा लोग होने की उम्मीद नहीं थी। डीए को उम्मीद थी कि उन्हें अंदर बहुत बड़ी रकम मिल सकती थी, क्योंकि शायद कार्टेल यहां पैसे रखता था, या फिर ड्रग मिल सकते थे, और लोगों का मिलना तो तय ही था। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, नज़ारा बदलने लगा। ये महज एक सुरंग नहीं थी, बल्कि जमीन के अंदर रात के अंधेरे में जाग रही एक अलग ही दुनिया थी। 2100 फीट लंबी इस सुरंग में लगभग हर तरह की सुविधा थी। लगभग हर 100 मीटर पर वेंटिलेशन शाफ्ट थे और हर 50 फीट पर एलईडी लाइट्स। ऊपर से इन्हें देखें तो ये बिल्कुल यूटिलिटी बॉक्सेस जैसे नजर आ रहे थे। इसके एंट्री और एग्जिट गेट एक फेक फ्लोर के नीचे छिपे थे। वहीं एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लोगों और सामान को 40 फीट नीचे उतारती थी। सुरंग की ऊंचाई 6 फीट जबकि चौड़ाई करीबन 4 फीट थी, जिसमें एक आदमी ट्रॉली लेकर आराम से चल सकता था। दीवारों को स्टील से मजबूत बनाया गया था और फर्श कंक्रीट से बना हुआ था। हालांकि ये सब तो नॉर्मल था। सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज थी रेल ट्रैक सिस्टम, जो पूरी टनल में बिछा रखा था। इन पर छोटी छोटी गाड़ियां सामान ढोने का काम करती थीं। ये गाड़ियां या छोटी रेल 300 पाउंड जितना वजन आराम से उठा सकती थी, और इन्हें बहुत ही धीमी रफ्तार से चलाया जाता था ताकि तेज आवाज की वजह से किसी को शक ना हो। एजेंट्स ने कहा, यह कोई आम बनावट नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का उम्दा नमूना है, जिसे रातों रात खड़ा करना इम्पॉसिबल है। और वास्तव में वो सही सोच रहे थे, क्योंकि इस सुरंग को बनाने में करीब 8 महीने का समय लगा था और इसे मई 2010 में चालू किया गया था। रिपोर्ट्स और दावों के अनुसार कैलिफोर्निया से ड्रग्स बेचकर जितना भी पैसा कमाया जाता था, उसे हर 2 हफ्ते के अंतराल पर डफल बैग्स में भरकर ओटे मेसा तक लाया जाता था। लिफ्ट से इन बैग्स को सुरंग में उतारा जाता और फिर वर्कर इन्हें 2100 फीट धकेलकर तिजुआना पहुंचाते
और काउंटिंग सेंटर में दे देते। इस तरह ना तो यहाँ कस्टम का डर था और ना ही सिक्योरिटी का। जमीन के अंदर ही अंदर पूरा काम हो रहा था। डीए हैरान थी कि इतनी बड़ी और बिजली, वेंटिलेशन, गाड़ी या मिनी ट्रेन सुविधा से लैस होने के बावजूद किसी को इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पता कैसे नहीं चला। उन्होंने अपने कदम और आगे बढ़ाए, इस उम्मीद में कि गोदाम में भले कोई नहीं मिला, लेकिन सुरंग में तो कम से कम मिल ही जाएगा। मगर अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूर दूर तक वहां कोई नहीं था, ना कोई स्टोरेज, ना कमरा, ना ऑफिस और ना ही कोई वर्कर। ना ही हाल ही में हुई कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सब धुआं हो गया हो। उन्हें कुछ दिखा तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो सामान को नीचे ऊपर करने के काम आती थी। एजेंटों ने 10 बजे से 10:47 तक पूरी सुरंग को पैदल ही नाप दिया। हर कोना चेक किया गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब हॉलोवे को फोन कर बताया गया कि सुरंग एकदम खाली है। मगर हॉलोवे को लग रहा था कि अंदर कुछ तो जरूर मिलेगा, इसलिए उसने एजेंटों को दोबारा से तलाशी लेने को कहा और करीब 1 घंटे तक फिर से जांच शुरू हुई और इस बार कोशिश रंग लाई। दरअसल एक जगह फर्श पर ऐसे निशान थे जैसे वहां से हाल ही में कोई भारी भरकम सामान हटाया गया हो। हॉलोवे ने अंदाजा लगाया कि कार्टेल को जरूर इस रेड की खबर मिल गई होगी, इसलिए यहां जो कुछ भी रखा था उसे हटा लिया गया और इसलिए यह सुरंग खाली है। मगर इस थ्योरी पर कई क्वेश्चन मार्क थे। दरअसल कार्टेल्स को जब भी अपने किसी ठिकाने पर रेड की खबर मिलती है तो वो उसे खाली करने के साथ साथ सबूत मिटाने के लिए ब्लास्ट कर देते हैं। ऐसे में यहाँ सुरंग और एंट्री पॉइंट के साथ साथ गोदाम, ये सब कुछ तहस नहस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। वहीं पकड़े गए गार्ड्स ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने किसी को भी सुरंग के अंदर बाहर जाते नहीं देखा। करीब 4 से 5 दिनों तक कार्रवाई करने के बाद हॉलोवे ने सुपरवाइजर को रिपोर्ट सौंपी। सुपरवाइजर ने पूछा, क्या यह मुमकिन है कि सुरंग में जो सामान था उसे कार्टेल ने उठवाया ही ना हो, बल्कि किसी तीसरे ने ही उसे लूट लिया हो? हॉलोवे ने कहा, यह पॉसिबल है, लेकिन कोई सबूत नहीं है और ना ही उनके पास कोई गवाह है। ऐसे में इसे प्रूफ करना बहुत मुश्किल था। वहीं कार्टेल भी मानने को तैयार नहीं था कि वहां कोई बड़ी रकम थी, इसलिए इस ऑपरेशन को यहीं बंद करने का फैसला लिया गया। मगर क्या सच में इस सुरंग की कहानी इतनी ही थी? तो जवाब है नहीं, बल्कि इसकी असली कहानी तो अब शुरू होगी, जो जुड़ी है 3 इंजीनियरों से जिन्होंने उसी कार्टेल को धोखा दिया जिसके लिए वो काम करते थे। और इनके नाम थे डिएगो वर्गस, हेक्टर रुइस और लुइस मेडिना। डिएगो वेंटिलेशन एक्सपर्ट था और तिजुआना में रहता था। वो पिछले लगभग 34 साल से सेम फील्ड में था, इसलिए कार्टेल ने सिर्फ वेंटिलेशन के लिए उसे $50,000 दिए थे और इसके बाद मंथली पेमेंट पर रख लिया। हेक्टर रेल सिस्टम टेक्नीशियन था और सैन डिएगो में रहता था। वो माइनिंग ऑपरेशन में काम कर चुका था और हर हफ्ते ट्रैक चेक करता था। लुइस सरफेस लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर था और तिजुआना साइड पर ट्रकों का मैनेजमेंट संभालता था। ये तीनों अलग अलग फील्ड और शहरों से थे और कार्टेल के साथ काम करने से पहले एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं थे, मगर सुरंग में काम करते हुए उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। और क्योंकि वो मेंटेनेंस के काम से जुड़े थे, इसलिए सुरंग में कब कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ये उन्हें अच्छी तरह से पता था। दरअसल सुरंग बनने के शुरुआती 6 महीने तक तो टनल में और ड्रग कैश सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आई। सब कुछ आराम से चलता रहा, समय से पैसा आता और चला भी जाता। मगर सितंबर में हल्की फुल्की दिक्कतें शुरू हो गईं। शिपमेंट बार बार रुकने लगे, कैश प्रोसेसिंग धीमी हो गई, जिस वजह से सुरंग में पैसा जमा होने लगा। अक्टूबर के आखिर तक सुरंग में 480 पाउंड के 12 डफल बैग्स $22 मिलियन से भर चुके थे। डिएगो, लुइस और हेक्टर को इन बैग्स और इनमें भरे कैश की अच्छी तरह से खबर थी। वो अक्सर साथ बैठकर गप्पे मारा करते थे और अब उनके बीच इन बैग्स को लेकर भी बातें होने लगी थीं। वो कई बार मजाक मजाक में कहते कि अगर ये बैग्स गायब हो जाएं तो इल्जाम किस पर लगेगा। हालांकि इन बातों पर कभी उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर वो तीनों क्या जानते थे कि मजाक में कही गई ये बातें जल्द ही सच साबित होने वाली हैं। दरअसल रेड से कुछ ही घंटे पहले सुबह के ठीक 6:14 पर डिएगो के फोन की घंटी बजी। उसने नींद में बिना फोन की स्क्रीन देखे ही फोन उठा लिया। नंबर अनजाना था और आवाज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने बदल ली हो, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। डिएगो कुछ पूछता, इससे पहले ही बंदे ने कहा, डीए को सुरंग का पता चल गया और आज रात दोनों तरफ से रेड होने वाली है। इतना कहते ही उसने फोन काट दिया। कुछ ही सेकंड्स में डिएगो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी उसने जो फोन पर सुना वो सही है या गलत। अगर सही है तो उसे तुरंत कोई एक्शन लेना होगा, और अगर गलत है
तो भी कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही होगा, ताकि गलती से ये खबर सच हो भी जाए तो वो बच सके। वो हाथ में फ़ोन लिए बेड पर बैठे बैठे सोचने लगा। उसके पास 3 रास्ते थे। पहला, कार्टेल को कॉल करके रेड की जानकारी दे दे। इससे कार्टेल का मास्टरमाइंड खुश होगा, उसे इनाम मिलेगा और नौकरी भी बची रहेगी। दूसरा, खबर को झूठा मानकर शांति से सो जाए, पर अगर रेड हो गई तो कार्टेल उसे ही मुजरिम समझेगा और कितनी क्रूर सजा देगा ये शायद वो खुद नहीं जानता था। तीसरा, और डिएगो का पसंदीदा प्लान था कि वो सारे पैसे लेकर उड़ जाए और फिर कभी किसी को ना दिखे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो फौरन हेक्टर को फ़ोन घुमाता है और कहता है, डीए सुरंग पर रेड मारने वाली है, हमें मिलकर बात करनी होगी। 2 घंटे का टाइम लेकर फौरन आओ। उसने लोकेशन बताई और फ़ोन काट दिया। इसके बाद दूसरी कॉल लुइस को लगाई और उससे भी सेम बात बोलकर कॉल काट दी। कुछ ही देर में तीनों मिले और डिएगो की कार में बैठकर तिजुआना के एक बड़े पार्किंग ग्राउंड में पहुंचे, जहां भीड़ और गाड़ियां इतनी थीं कि उन पर किसी का शक ही नहीं जाता। उन्होंने गाड़ी के शीशे बंद किए, लाइट्स जलाई और रेडियो भी बंद कर दिया। डिएगो ने फिर से वही कहा जो फ़ोन पर कहा था कि डीए सुरंग पर रेड मारने के लिए तैयार है। रात के लगभग 10 बजे दोनों तरफ से रेड होगी। एक तरफ अमेरिकन एजेंट्स होंगे और दूसरी तरफ मैक्सिकन एजेंट्स। हेक्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच्ची कॉल है, इसलिए उसने डिएगो से पूछा, जानकारी किसने दी थी? डिएगो ने कहा, उसे नहीं पता। आवाज़ बदली हुई थी और वो ज्यादा कुछ नहीं बोला। काम की बात बताकर फ़ोन काट दिया। इससे साफ है कि यह कोई अंदर का आदमी है जिसे डीए की हर चाल और एजेंट्स के हर कदम के बारे में पता था, और यह खबर उसने डिएगो को भी दे दी। हालांकि यह शुभचिंतक कौन था, यह एक बड़ा सवाल था। लुइस ने पूछा भी कि कोई उन्हें खबर क्यों देगा। डिएगो ने कहा, उसे नहीं पता, मगर हो सकता है कि जिसने भी फ़ोन किया हो वो चाहता हो कि कार्टेल तक खबर पहुंच जाए, या हो सकता है ये कोई लॉ एनफोर्समेंट का आदमी हो या फिर कोई राइवल गैंग का। गाड़ी में शांति के बीच तीनों के यही अंदाजे घूम रहे थे। कुछ देर बाद हेक्टर बोला, उन्हें कार्टेल को तुरंत बता देना चाहिए। अगर उसे पता चला कि हमें पहले से सब पता था तो वो हमें बहुत दर्दनाक सजा देगा। मगर डिएगो तो कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा, अगर ये पैसा हम गायब कर दें तो। इतना कहते ही डिएगो ने 12 बैग्स में भरे $22 मिलियन की याद दिलाई। उसने कहा कि अगर हम रेड से पहले ही पैसा हटा लेते हैं तो बचने के चांसेस 99% है, क्योंकि कार्टेल को लगेगा कि डीए ने रेड के दौरान सारे पैसे जब्त कर लिए होंगे, जबकि डीए को लगेगा कि कार्टेल को रेड की खबर मिल गई होगी, इसलिए उसने पहले ही पूरा पैसा अपनी जगह से साफ कर दिया। इस तरह दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई तीसरा ग्रुप भी शामिल है। मगर यह कोई आसान काम नहीं था। लुइस ने कहा भी कि इतना सारा पैसा, इतने बैग्स हम बाहर लेकर कैसे जाएंगे, वो भी सही समय पर। तब डिएगो ने बताया कि पिछले कई महीनों से वो इसी सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। उसे अच्छी तरह से पता था कि कब सुरंग सबसे ज्यादा भीड़ से घिरी रहती है और कब एकदम खाली। उसे पता था कि गार्ड्स कब ड्यूटी बदलते हैं और कब एंट्री पॉइंट एकदम खुला होता है। डिएगो के अनुसार हर रात 8 बजे से आधी रात के बीच में ऐसा टाइम होता था जब सुरंग सबसे ज्यादा सुरक्षित होती थी। ऊपर के गार्ड्स ऊपर सरफेस पर ही रहते थे। जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए वो नीचे नहीं उतरते थे। इस तरह उन्होंने जो टाइम पसंद किया वो 4 नवंबर की रात को करीब 8 बजे का था। 8 बजे से 9:45 तक सुरंग बिल्कुल खाली रहने वाली थी। मतलब अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट का समय था। हेक्टर ने हिसाब लगाया कि कुल बैग हैं 12 और उनमें वजन है 480 पाउंड और एक ट्रॉली 2 बैग उठा सकती थी। मतलब उन्हें करीब 6 चक्कर लगाने होंगे, यानी सिर्फ 90 मिनट में पूरा पैसा उनके हाथों में होगा। वहीं लुइस डर के मारे सभी रिस्क गिना रहा था। उसने कहा कि दोनों गोदामों के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। अगर गलती से या जानबूझकर भी कोई गार्ड ऊपर आ गया तो बने बनाए प्लान की धज्जियां उड़ जाएंगी। वहीं डीए 10 बजे ऑपरेशन शुरू करने वाली थी। ऐसे में अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो वो तीनों फंस जाते, और अगर वो लोग कार्टेल के हत्थे चढ़ गए फिर तो जिंदगी का अंत है ही। डिएगो ने भी ये सभी परेशानियां समझ लीं, हर बात मान ली, मगर हेक्टर इस चोरी को अंजाम देना चाहता था, इसलिए उसने दोनों को $22 मिलियन का लालच दिया। अगर ये तीनों इस चोरी को करने में सफल होते हैं तो हर एक को $7.3 मिलियन मिलेगा। मतलब 33 करोड़ से भी ज्यादा रुपए, जो महंगे शहर में भी इन लोगों को ऐश मौज की जिंदगी दे सकते हैं। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर दोनों चुप हो गए। कुछ देर तक गाड़ी में सन्नाटा छाया रहा और हेक्टर ने कहा कि अगर वो ये काम करते हैं तो उन्हें ओटे मेसा ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी दूर चले जाना होगा, न मैक्सिको, न तिजुआना और न ही किसी दूसरे अमेरिकन शहर। इसके अलावा उन्हें अपनी फैमिली, दोस्त
ये सब भी पीछे छोड़ने होंगे। मतलब हेक्टर राजी हो चुका था और डिएगो भी उसकी बातें समझ गया। मगर अब एक और सवाल था कि पैसा निकालने के बाद उसे कहाँ छुपाएंगे। तब पीछे से लुइस बोला कि वो चूला विस्टा में एक पुरानी स्टोरेज फैसिलिटी जानता है, एक पुरानी बिल्डिंग जहां मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, यहां तक कि कई जगहों पर तो कैमरे भी नहीं थे। यहां वो आराम से एक फेक यूनिट किराए पर ले सकते थे। 3 महीने का एडवांस अगर दिया जाए तो क्लर्क उनकी आईडी भी अच्छे से चेक नहीं करते और उन्हें आगे जाने की इजाज़त मिल जाती। अच्छी बात यह थी कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर से गाड़ी सीधे दरवाजे तक लगाई जा सकती थी और ट्रक से पैसा सीधे यूनिट में शिफ्ट हो सकता था, वो भी बिना किसी शक के। डिएगो समझ गया कि वो दोनों इसके लिए तैयार हैं, मगर फिर भी उसने कन्फर्मेशन के लिए पूछा कि क्या हम ये कर रहे हैं। तब दोनों ने कहा हाँ, क्यों नहीं। इस तरह अपने ही कार्टेल का पैसा उड़ाने का प्लान बन गया। अब बारी थी उसे हकीकत में बदलने की। प्लान कुछ इस तरह था कि 4 नवंबर की रात को ठीक 8 बजे डिएगो रोज की तरह तिजुआना की तरफ से सुरंग में आएगा। ये उसका वेंटिलेशन चेकिंग शेड्यूल था, इसलिए गार्ड कोई सवाल नहीं करते और रात को उन्हें नीचे जाना भी पसंद नहीं था। ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी तरफ हेक्टर भी 8:15 पर दूसरी ओर से अंदर आने वाला था। वो अक्सर पटरियों की जांच के लिए सुरंग में आता था और यह भी उसका रेगुलर काम था, यानी उससे भी कोई सवाल जवाब नहीं होने वाले थे। उन्होंने सुरंग का एक पॉइंट मार्कर साथ मिलने के लिए तय किया। इसके बाद बैग्स को गाड़ी पर लाद कर बाहर लाने का काम होने वाला था। अब प्लान के मुताबिक डिएगो रोज की तरह तिजुआना वाले गोदाम में पहुंच गया और नॉर्मली काम करने लगा। किसी को उस पर रत्ती भर शक नहीं हुआ कि वो आज किस इरादे से गोदाम आया है। उसने हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम की जांच की, वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। साथ ही ये सुनिश्चित किया कि आज रात कोई भी मैकेनिकल फेलियर नहीं आना चाहिए। उसने अपना काम खत्म करने के बाद गार्ड से बात की और कहा कि वेंटिलेशन इंस्पेक्शन के लिए वो बाद में आएगा। वो अक्सर ऐसा करता था, इसलिए गार्ड्स ने कोई सवाल नहीं किया और डिएगो हर चीज़ नज़र में भरकर निकल गया। गोदाम से निकलने के बाद वो सीधे अपनी बैंक में पहुंचा और अकाउंट में पड़े $8,000 निकालकर अकाउंट पूरी तरह से क्लोज कर दिया। कैशियर ने वजह पूछी तो उसने कहा कि वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है, इसलिए अकाउंट क्लोज करना ज़रूरी है। इसके बाद वो घर पहुंचा। अपनी माँ के लिए एक छोटा सा नोट लिखते हुए कहा, ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, समय मिलते ही फ़ोन करूँगा। ये नोट किचन में छोड़कर वो अपना बैग पैक करने लगा। कुछ कपड़े, ज़रूरी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और बैंक से मिला कैश लेकर वो अपने घर से निकल गया। दूसरी तरफ हेक्टर ने अपने कंस्ट्रक्शन वर्क से छुट्टी ले ली। वो एक हार्डवेयर शॉप में पहुंचा, वहां से टॉर्च, कुछ बैटरियां और ज़रूरी सामान खरीदा और पेमेंट कैश में किया ताकि कोई भी डिटेल पीछे ना छूट जाए। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में पैक किया और निकल गया। वहीं लुइस भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। फ्री होकर वो सीधा चूला विस्टा पहुंचा और एक यूनिट भाड़े पर ली, लेकिन असली नाम से नहीं बल्कि नकली नाम से। साथ ही 3 महीने का एडवांस पेमेंट भी कर दिया, जिस वजह से क्लर्क ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें तो अपने पैसों से मतलब था जो एडवांस में मिल चुके थे। इसलिए उसने लुइस को चाबी थमा दी। अब यहां से लुइस साउथ सैन डिएगो में एक छोटे रेंटल शोरूम पहुंचा और एक सफ़ेद पैनल वैन ले ली। वैन लेने लुइस जानबूझकर यहां आया था क्योंकि यहां ना तो कोई उससे ज्यादा सवाल पूछता और ना ही ज्यादा प्रूफ देने पड़ते। उसने वही नकली आईडी और नाम बताकर वैन खरीद ली और पेट्रोल टैंक फुल करवा दिया ताकि रात में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद वो ओटे मेसा गोदाम के पास ही वैन को पार्क कर देता है ताकि रात में वहां पहुंचने में ज्यादा दिक्कत ना हो, और उसी में बैठकर रात होने का इंतजार करने लगा। सब कुछ रेडी था। दूसरी तरफ एजेंट्स भी रेडी हो रहे थे। करेक्ट 8 बजे डिएगो अपनी गाड़ी से तिजुआना वाले गोदाम पर पहुंचा और रोज वाली जगह पर गाड़ी खड़ी करके एंट्रेंस तक पहुंचा। यहां प्रेजेंट लगाई और वेंटिलेशन सिस्टम को चेक करने लगा। इसके बाद वो हाइड्रोलिक लिफ्ट पर चढ़ा और सीक्रेट डोर खोलकर सुरंग में पहुंच गया, जहां लाइट्स अभी भी जल रही थीं और वेंटिलेशन शाफ्ट हल्की हल्की आवाज कर रहे थे। उजाला होने के बाद भी डिएगो टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगा। साथ ही बीच बीच में वेंटिलेशन शाफ्ट्स को चेक करता रहा ताकि लगे कि वो रोजमर्रा का काम कर रहा है। हालांकि वहां कोई नहीं था, पर फिर भी वो अपने नॉर्मल रूटीन की तरह बिहेव कर रहा था। वहीं हेक्टर भी प्लान के मुताबिक सैन डिएगो वाली तरफ से अंदर आया। ओटे मेसा वाला ये गोदाम पूरी तरह से खाली था। ना तो यहां कोई वर्कर था और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड। असल में कार्टेल ने इस साइड कोई गार्ड रखा ही नहीं था और यहां काम करने वालों को भी सुरंग की कोई जानकारी नहीं थी। इसे पूरी तरह से खुफिया रखा गया था, जिसके बारे में कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था या उन्हें जिन्होंने सुरंग में काम किया हो।
हेक्टर ने दरवाज़ा खोला और अंदर घुसते ही बंद कर दिया। पूरा गोदाम वीरान और खाली पड़ा था। हेक्टर हाथ में टॉर्च लिए आगे बढ़ता रहा और छुपा हुआ पैनल खोलकर लिफ्ट की हेल्प से 40 फीट नीचे सुरंग में पहुंचा। हेक्टर और डिएगो के पास रेडियो थे जो उन्हें रोज काम के दौरान मिलते थे। नीचे आते ही हेक्टर ने अपना रेडियो खोला और डिएगो से कहा, मैं तैयार हूं। सामने से जवाब आया, ठीक है फिर मार्कर 7 पर मिलते हैं। मार्कर 7 असल में टनल का मिड पॉइंट है जहां सारा पैसा रखा जाता था। हेक्टर तेज कदमों से मार्कर 7 की तरफ बढ़ने लगा। जगह जगह हल्का अंधेरा था तो उसने टॉर्च चलाए रखी। वो इस टनल को कई बार पैदल ही पार कर चुका था, इसलिए वो सीधा सीधा चलता रहा और उस पॉइंट पर पहुंचा जहां डिएगो पहले से मौजूद था। साथ ही मौजूद थे 12 बैग्स जिनमें $22 मिलियन भरे हुए थे। हेक्टर एक पल के लिए तो बैग्स को देखता ही रह गया। यूं तो उसने पहले भी इन्हें देखा था, मगर आज ये पैसा कार्टेल का नहीं था बल्कि उनका होने वाला था, और ये इतनी बड़ी रकम थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से काट सकते थे। डिएगो उसकी फीलिंग समझ रहा था, इसलिए उसने बैग की जिप खोली। दोनों ने नोटों की गड्डियां देखी और पहले चक्कर के लिए 2 बैग्स गाड़ी पर रख दी। एक बैग का वजन करीबन 40 पाउंड था और 2 बैग्स का वजन गाड़ी आराम से उठा सकती थी। हेक्टर ने आगे चलते हुए टॉर्च दिखाई जबकि डिएगो पीछे चलता रहा। गाड़ी की स्पीड उन्होंने नॉर्मल ही रखी, क्योंकि धीमी स्पीड से समय खराब होता और तेज स्पीड से आवाज होती जो गार्ड्स तक पहुंचती तो पकड़े जाने का खतरा रहता। थोड़ी ही देर में वो सैन डिएगो वाले टनल के एंड पॉइंट पर पहुंचे और डिएगो ने दोनों बैग्स लिफ्ट पर रख दिए। बटन दबाते हुए लिफ्ट ऊपर जाने लगी, जहां लुइस वैन लेकर पहले से तैयार खड़ा था। लिफ्ट आते ही उसने तुरंत बैग्स को नीचे उतारा और गाड़ी में रखकर शटर लगा दिया ताकि कोई देख ना ले, और लिफ्ट को फिर से नीचे भेज दिया, जिसके बाद डिएगो और हेक्टर ने फिर से चक्कर रिपीट किया और इसी तरह कुल 6 चक्कर मारकर सभी बैग्स को वैन में रख दिया गया। लुइस ने तुरंत वैन चालू की और यहां से निकल गया, जबकि हेक्टर और डिएगो अभी भी सुरंग में ही थे और डीए को आने में अभी भी 29 मिनट लगने वाले थे। इसलिए दोनों ने सफाई करने का फैसला किया और जहां जहां उन्होंने हाथ लगाए थे, पैर रखे थे, जहां से भी कोई निशान मिलने का डर था, हर उस जगह को साफ कर दिया। साथ ही मार्कर 7 को अच्छी तरह से चेक किया कि कहीं कोई कागज, बैग, नोट या कुछ और ना रह गया हो। इसके बाद उन्होंने सैन डिएगो साइड पर लिफ्ट पैनल बंद किया और हैंडल, रेलिंग, दीवार जो भी छुआ था सब कुछ साफ कर दिया। अभी भी डीए की टीम को आने में समय था और काम पूरा हो चुका था, इसलिए हेक्टर ऊपर आया और गोदाम को बंद करके अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। वहीं डिएगो तिजुआना की तरफ लौटा और लिफ्ट से ऊपर आया, जहां गार्ड अभी भी अपनी मस्ती में बैठे थे। एक फुटबॉल देख रहा था और दूसरा स्नैक्स खा रहा था। डिएगो ने उनकी तरफ ठीक से नहीं देखा और जाते जाते कहा, वेंटिलेशन सिस्टम ठीक है, अगले हफ्ते मिलते हैं। इतना कहकर वो यहां से निकल गया, मगर गार्ड्स ने नजर उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा और वो गाड़ी में बैठकर रात के लगभग 9:55 पर बॉर्डर चेक पॉइंट पर पहुंच गया, जहां ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट देखते हुए उससे सवाल पूछा। इस पर डिएगो ने जवाब दिया कि वो मेंटेनेंस का काम करता है और दोनों तरफ उसकी कंपनी की साइट है। ऑफिसर ने आईडी देखी और फिर उसे देखकर आगे जाने का इशारा कर दिया। डिएगो तुरंत निकल गया और सैन डिएगो से ईस्ट की तरफ मुड़ गया, जहां सुनसान और रेगिस्तानी इलाका था। इस तरह तीनों अपना अपना काम करके निकल गए, जबकि डीए के एजेंट्स ने प्लान को पूरी तरकीब से एग्जीक्यूट किया। हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट्स से लैस होकर एजेंट्स बाहर अपनी अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए ताकि टनल में कोई हलचल हो तो उन्हें पता चल जाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ और जब तक अंदर रेड मारी गई तब तक सब कुछ लुट चुका था। हॉलोवे की टीम ने दूसरी बार जांच की तो उन्हें पैसों की जगह मिल गई। हालांकि वो खुद नहीं जानते थे कि यहां पैसे रखे थे या कोई नशीला पदार्थ, मगर इतना तय था कि जो भी हुआ है वो कुछ देर पहले ही हुआ है। इस टनल की खबर जैसे ही बाहर लीक हुई, पूरे अमेरिका में खलबली मच गई, क्योंकि ये 2100 फीट लंबी और सुनियोजित ढंग से बनी सुरंग थी। अमेरिकन एजेंसियों ने सोचा कि जब उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी सुरंग बनाई जा सकती है और उसे महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर छोटी छोटी सुरंगों का निर्माण करना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए अमेरिका ने कई कड़े कदम उठाए ताकि ऐसी सुरंगें दोबारा ना बन पाएं। अमेरिका ने यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन पहले से ज्यादा बढ़ा दी। बॉर्डर पर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर लगाए गए, जो जमीन के अंदर होने वाली हलचल को पकड़ लिया करते हैं। इसके अलावा जमीन के नीचे अगर किसी तरह का कंपन हो रहा है तो उसे पहचानने के लिए सीस्मिक सेंसर लगाए गए और ड्रोन के साथ साथ थर्मल कैमरों का यूज भी बढ़ा दिया गया
ताकि ज़मीन के नीचे खुदाई या मूवमेंट को जल्दी पकड़ा जा सके। इसके अलावा यूएस ने लोकल पुलिस, एफबीआई और बॉर्डर एजेंसियों को मिलाकर एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसे जनरली लोग टनल टास्क फोर्स कहते थे। ये एक टेम्परेरी टीम थी जिसका काम ये था कि कहीं भी संदिग्ध वेयरहाउस या बिल्डिंग नजर आए तो उसकी जांच की जाए, खुफिया जानकारी इकट्ठा करें और ऐसे तमाम सुरंग नेटवर्क्स को पकड़ने की कोशिश करें। अब क्योंकि ड्रग तस्करी का धंधा मैक्सिको में बड़े पैमाने पर हो रहा था, तो अमेरिकन पुलिस ने मैक्सिको के साथ टाई अप किया और बड़े पैमाने पर जॉइंट ऑपरेशंस शुरू किए, जिनका असर कार्टेल्स पर तगड़ा पड़ा और कई कार्टेल हमेशा हमेशा के लिए बंद पड़ गए, जबकि मैक्सिमम का रुतबा कमज़ोर पड़ गया। मैक्सिको और अमेरिका दोनों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग तेज हुई और सीमा के दोनों तरफ एक साथ छापेमारी होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरंगें अक्सर दोनों के बीच में ही फैली होती थीं। इसके अलावा अमेरिका ने बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़ा कदम उठाया और इसे मजबूती प्रदान की। कई जगह डबल तो कई जगह ट्रिपल फेंसिंग करवाई गई, ताकि कोई इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ जा ना सके। बॉर्डर वॉल को रिकंस्ट्रक्ट करवाकर गहराई तक मजबूत किया गया, ताकि नीचे से खुदाई करना मुमकिन ही ना रहे। और जिन इलाकों में खतरा ज्यादा था, जैसे सैन डिएगो, उसके आसपास में खास सिक्योरिटी रखी गई। इससे जुड़े कानूनों में भी बदलाव करते हुए इन्हें पहले से कहीं ज्यादा कड़ा बना दिया गया। सुरंग बनाने या इस्तेमाल करने पर फेडरल स्तर पर सख्त सजा तय की गई और कार्टेल से जुड़े लोगों पर द रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी रिको एक्ट के तहत केस चलाए गए। इस सब के अलावा वेयरहाउस और इंडस्ट्रियल एरिया की निगरानी के लिए भी सख्त कदम उठाए गए, क्योंकि इस केस में सुरंग का एक सिरा वेयरहाउस में था, इसलिए बॉर्डर के पास के गोदामों की ज्यादा जांच होने लगी। सस्पिशियस निर्माण गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। हालांकि फिर भी कुछ सुरंगें बनाने की कोशिश की गई, मगर अमेरिकन एजेंसियों की सतर्कता के चलते इन्हें बनने से पहले ही ढा दिया गया और बड़े पैमाने पर हाइस्ट करना मुश्किल हो गया। कार्टेल्स को ज्यादा जोखिम उठाने पड़े और उनके धंधे धीरे धीरे चौपट होते चले गए। एक तरफ जहां अमेरिकन पुलिस अपने एक्शन में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ कार्टेल को भी इस रेड की भनक लग चुकी थी और अब वो अपने पैसों के लिए परेशान था। कार्टेल के सरगना ने अपने आदमियों से पैसों के बारे में पूछा, साथ ही ये भी पूछा कि रेड की जानकारी पहले से किसे थी। तब डिएगो, हेक्टर और लुइस का नाम सामने आया। कार्टेल को किसी भी कीमत पर अपना पैसा वापस चाहिए था, इसलिए तीनों के घरों की तलाशी ली गई थी, जहां सारा सामान जैसे का तैसा था, बस कुछ कपड़े और सामान गायब था जो वो अपने साथ लेकर गए थे। उनके परिवार वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। उन्हें डराया धमकाया गया, लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। और सच तो ये था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। लेकिन एक दिन लुइस द्वारा खरीदी गई वो व्हाइट वैन कार्टेल के हाथ लग गई, जो चूला विस्टा के एक पार्किंग सेंटर में खड़ी हुई थी। उसे अच्छी तरह से चेक किया गया, लेकिन वो पूरी तरह से खाली थी। ना तो अंदर कोई फिंगरप्रिंट था और ना ही कोई डीएनए। बस इतना पता चला कि इसे लुइस ने खरीदा था, मगर वो इसे यहां कब लाया ये कोई नहीं जानता था। कार्टेल ने कई महीनों तक तीनों की तलाश की, उनके ऊपर भारी भरकम इनाम भी रखा। जो भी उनकी पहचान में था उसे डराया, जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। जबकि डीए ने इस केस को जल्द ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। दरअसल कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद भी इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। कार्टेल ने साफ इनकार कर दिया था कि वहां उसका कोई पैसा नहीं था और ना ही वो सुरंग उसकी है। और उस रात सिक्योरिटी पर तैनात जिन 2 गार्ड्स को पूछताछ के लिए लाया गया, वो भी कुछ खास बता नहीं पाए। इस दौरान डिएगो का नाम जरूर सामने आया, लेकिन वो भी धुंधला सा। डीए ने डिएगो की आईडी, फोटो, एड्रेस सब कुछ चेक किया, लेकिन ये सब भी धुंधला था। फोटो साफ नहीं था, एड्रेस पर कोई था नहीं और आईडी भी किसी काम की नहीं थी। इसके अलावा लुइस और हेक्टर के केस में भी यही हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इन नामों वाले कोई बंदे वहां थे ही नहीं। इसलिए हॉलोवे ने अपने सुपरवाइजर को बता दिया कि केस में कोई अपडेट नहीं है, जिसके बाद सुपरवाइजर ने इस केस को बंद करने का आदेश दे दिया। अगले दिन मीडिया ने डीए द्वारा पकड़ी गई 2100 फीट लंबी सुरंग की जमकर खबर छापी, मगर कुछ दिनों बाद जब ऐसी ही अगली सुरंग मिली तो ये केस दब गया। सभी उन तीनों इंजीनियरों को भूल गए जो $22 मिलियन लेकर फरार हुए थे। लेकिन कुछ समय बाद हॉलोवे तक एक खबर पहुंची कि उस सुरंग से उस दिन $22 मिलियन गायब हुए थे, मगर केस बंद हो चुका था। और वो पैसे कहाँ गए, डिएगो, हेक्टर और लुइस कहाँ गए, ये किसी को खबर नहीं थी। हाँ,
उनके अस्तित्व को लेकर बाद में कुछ थ्योरीज जरूर सामने आईं, जिनमें से पहली ये है कि वो उस दिन अपने प्लान में पूरी तरह से कामयाब हो गए थे। उन्होंने पैसे लिए, आपस में बांटे और अपने अपने रास्ते निकल गए, और फिर कभी एक दूसरे से या अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों से कांटेक्ट नहीं किया। या ये भी हो सकता है कि वो हमेशा एक दूसरे के टच में रहे हों, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो गायब थे। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि वो प्लान में पूरी तरह से कामयाब हुए ही नहीं थे। उनके जाने से पहले ही कार्टेल को पता चल गया कि वो तीनों कहाँ हैं, और कार्टेल ने अपने आदमियों को वहां भेजा। उन्हें पकड़कर सरगना के पास लाया गया, जहां उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया और मारकर रेगिस्तान में ही कहीं दफना दिया गया। अब इन थ्योरीज में से कौन सी सही है और कौन सी गलत, ये तो कह पाना मुश्किल है। हाँ, मगर दुनिया के लिए यही थ्योरी सही है कि उन तीनों ने पैसे लिए और हवा हो गए। अब उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया, ये तो भगवान ही जाने। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वो तीनों मारे गए या इन पैसों ने उनकी लाइफ बना दी? क्या वो आज भी कहीं जिंदा होंगे? क्या वो ये कहानी सुन रहे होंगे? कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।